नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी बातें फैलाई जा रही है, जैसे संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा, या फिर ये तानाशाही सरकार है, या फिर और बहुत सारी भ्रांतियाँ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब बातों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं अपने देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप वोट अवश्य डालें। बहुत सारे हमारे देशवासी, हमारे भाई मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ना बीजेपी पसंद है, ना कांग्रेस पसंद है और कोई भी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, तो हमें वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस दिन आपके एरिया में वोटिंग हो उस दिन टाइम निकालिए और स्पेशली इसके अंदर इन्वॉल्व होइए। अगर आपको कोई भी पार्टी पसंद नहीं आती फिर भी आप वोट डालने ज़रूर जाएं। वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नोटा का, आप वो बटन दबा सकते हैं जिससे आपका वोट तो पड़ जाएगा लेकिन वो किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जाएगा। और आज हम ऐसे ही कुछ राजनीतिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हमारे देश में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम जिस एक्ट की, जिस कानून की बात कर रहे हैं वो है वक्फ बोर्ड। आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे बना, किसने इसको बनाया? सबसे पहले सन 1954 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी और इसी के प्रावधानों के मुताबिक सन 1964 में केंद्र में वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका काम था कि राज्यों में जितने वक्फ बोर्ड संपत्तियां हैं उनकी देखरेख करना। अब बात यह आती है कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या? यह बोर्ड अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक निकाय है और वक्फ बोर्ड के मंत्रालय के सभी लोग मुस्लिम समाज से ही हैं, उसके सभी अधिकारी मुस्लिम समाज के ही हैं। वक्फ बोर्ड वैसे तो आप एक चैरिटी कह लीजिए या फिर एक ऐसा संस्थान कह लीजिए जिस पे कोई बंदा कुछ दान कर सकता हो, यानी कि अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम दान करना चाहता है तो वक्फ बोर्ड को वो अपनी संपत्ति सौंप देता है। वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से अगर ये कह देता है कि आज से ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम है तो वो वक्फ बोर्ड के नाम हो जाती है, यानी अल्लाह के नाम हो जाती है। उस पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं रहता। अब वक्फ बोर्ड उस संपत्ति का क्या करता है? वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी को ना आगे बेच सकता है, ना फिर से दान कर सकता है और ना ही कोई उसे अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर सकता है। वक्फ बोर्ड उस पे धार्मिक संस्थान बना सकता है, जैसे कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने या फिर मदरसे वगैरह। अब यहाँ तक तो बात कुल मिला के ठीक थी, लेकिन 1995 में वक्फ बोर्ड को काफ़ी विशेष अधिकार दिए गए। उस समय भी सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और वक्फ बोर्ड को ऐसे अधिकार दिए गए जिससे वक्फ बोर्ड भारत की किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना होने का दावा कर सकता है। आप फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आपकी ज़मीन, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपकी दुकान, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और आपको एक नोटिस भेज देता है कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। आपके पास उस ज़मीन से रिलेटेड कागजात हो, रजिस्ट्री हो, फर्द हो, उससे रिलेटेड कुछ भी हो, लेकिन वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। और इसकी खास बात यह भी है कि अगर आप कोर्ट में जाना चाहें तो वहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं होगी। हमारे माननीय कोर्ट भी आपको यही कहेंगे कि ये मामला वक्फ बोर्ड का है, आप वक्फ बोर्ड के थ्रू ही इसको निपटाएं। अगर वक्फ बोर्ड चाहे, उनको लगता है कि अगर आपकी बात सही है, वो मान जाए, तो हो सकता है वो ज़मीन आपको वापस मिल जाए, नहीं तो मैक्सिमम 3 साल का टाइम होता है और उसके बाद में आपको आपकी ज़मीन से, आपके घर से बेदखल कर दिया जाता है। इसमें एक खास बात यह भी है कि वक्फ बोर्ड को कोई कागजात नहीं दिखाने होते, उनको कहीं से कोई प्रूफ नहीं करना होता कि ये ज़मीन 50 साल पहले हमें दान में दे दी गई थी और हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है, ये कागजात है, उनको नहीं दिखाने। और ना ही उनको कहीं किसी कोर्ट में साबित करना है कि ये ज़मीन हमारी है। उनको सिर्फ और सिर्फ बोलना है या फिर दावा करना है। सिंपल भाषा में कहें तो आपको एक नोटिस भेजना है और वो प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति विशेष की हो सकती है,
सरकारी, गैर सरकारी, कुछ भी हो सकती है। भारत की कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ये कानून बनाया गया था अल्पसंख्यक नाम देके, यानी अल्पसंख्यक। आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, ये वर्ड बहुत हमारे सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। जब शुरुआत में यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अल्पसंख्यक उनको बोला गया था जो कि बहुत कम है हमारे देश में, यानी कुछ धर्मों के लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में जिनकी संख्या बहुत कम है, तो उनको हम माइनॉरिटी या फिर अल्पसंख्यक बोलते हैं, जिनमें से हिंदुओं को छोड़ के बाकी सभी अल्पसंख्यक माने गए हैं। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो विशेष अधिकार है, ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए है, ये सिख, क्रिश्चियन, ईसाइयों या उनके लिए नहीं है। और आपको जान के अजीब लगेगा कि ऐसा कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। किसी भी कंट्री में ऐसा कानून नहीं है। खुद इस्लामिक कंट्री में ऐसा कानून नहीं है कि जहाँ पे वक्फ बोर्ड हो और उसको इतने अधिकार हो कि वो किसी भी ज़मीन पे अपने होने का दावा करे। इस तरह का कानून सिर्फ भारत में है। बीते साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने फरवरी में लोकसभा में जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास दिसंबर 2022 तक 8,65,646 अचल संपत्ति है, यानी इतनी उनके पास जमीन है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में वक्फ की कुल संपत्ति 8 लाख एकड़ है। और यह संपत्ति थोड़ी नहीं है, यह संपत्ति इतनी है कि हमारे सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह ने बहुत बार ये दावा पेश किया कि भारत के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम समाज का होना चाहिए। हाल ही में इस पे एक फिल्म भी रिलीज हुई है, आखिर पलायन कब तक। मुकुल विक्रम जी ने ये फिल्म बनाई है और उस फिल्म के माध्यम से भी इस तरह के हमारे समाज में बहुत सारे कानून हैं, वो दर्शाए गए हैं कि कैसे एक समुदाय को स्पेशल अधिकार दिए गए हैं और उससे बाकी समाज के लोग कितने प्रभावित हो रहे हैं। एक इंटरव्यू में मुकुल विक्रम जी ने खुद ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक ये बात नहीं पता कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। आम जनता को तो इसकी नॉलेज बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर सामने बोल रही है कि उन्हें वक्फ एक्ट पढ़ाया ही नहीं जाता। इतना छुपा के कोई चीज कैसे रख सकते हो? हमारे देश में इतनी छुपी हुई चीज की, मतलब लॉयर को वक्फ एक्ट नहीं पढ़ाया जाता। आप समझ रहे हो? तो अगर अब हम लोग अगर बाहर निकल के आ रहे हैं, हम लोग कहना चाह रहे हैं, अगर हम ये बातें नहीं कहेंगे तो क्या बातें होंगी नहीं। आप लोगों में से भी शायद बहुत लोगों ने वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं सुना होगा, या फिर कई लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन एक्चुअल में वक्फ बोर्ड क्या है, उसका काम क्या है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। और ये एक संस्था, एक बोर्ड नहीं है, ये एक्ट है, ये संविधान में एक कानून है जिसके मुताबिक एक समुदाय विशेष को ये छूट है कि वो भारत की किसी भी संपत्ति पर अपने होने का दावा कर सकता है। और यही नहीं, एक बात और भी सामने आई है कि वक्फ बोर्ड बड़े बड़े उद्योगपतियों को नोटिस भेजता है कि उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी हमारी है, और एक बड़ी अमाउंट लेकर मामला सेट हो जाता है। और कुछ गरीब लोगों को भी ये नोटिस भेजे गए हैं, और अगर वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ना देना चाहे तो वो धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। तो आप इसके बारे में सोचिए, पढ़िए और सर्च कीजिए और आपको इसकी सच्चाई का पता लग जाएगा। अब आप बताइए, क्या इस तरह का बोर्ड, इस तरह का कानून हमारे देश में होना चाहिए? यानी हमारे देश में ऐसे कानून क्यों बनाया गया? ये एक्ट बनाने के पीछे क्या मकसद था? मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं पूछना चाहता हूँ अपने देशवासियों से, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश के सभी मंत्रियों से, हमारी प्रेजेंट सरकार से भी, कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि हमें इस तरह का कानून हमारे देश में लागू करना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ ध्रुव राठी से, क्या आपने वक्फ बोर्ड के बारे में कोई वीडियो बनाया है? आपने क्यों नहीं बनाया कोई वक्फ बोर्ड के बारे में वीडियो? अगर कोई बनाया है तो प्लीज़ मुझे उसका लिंक सेंड करें। मैं आपकी विचारधारा देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ कि आपके वक्फ बोर्ड के बारे में क्या विचार है। मेरा दूसरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे संविधान की धारा 49 के बारे में। हमारे संविधान की धारा 49 ये कहती है कि हमारे जो राष्ट्रीय स्थान है, जो पौराणिक संस्थान है या स्मारक हैं, उनके संरक्षण की बात इसमें कही गई है। यानी मुगल शासनकाल में या उससे पहले जो हमारी पौराणिक धरोहर नष्ट कर दी गई थी या उनको क्षति पहुंचाई गई थी, तो उनको वापस से रिस्टोर करें, उन संस्कृति को वापस से विकसित करें, जीवांत करें,
उनको बनाए रखने का काम था धारा 49 में। लेकिन जैसे ही हमारे देश में बार बार ये मुद्दे उठे कि हमें राम मंदिर बनाना है, हमारे बहुत सारे मंदिर अंग्रेज़ों के काल में या उससे पहले मुग़लों के काल में तोड़ दिए गए थे, उनको हमें वापस बनाना है, उनकी जगह मस्जिदें बनी हुई है। जब इस तरह के मामले सामने आए तब 1991 में एक्ट ऑफ वर्शिप कानून बना दिया गया। हम हिंदू कोर्ट भी नहीं जा सकते, कोई भी पौराणिक चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, स्पेशली मंदिर या मस्जिद से। यानी पूजा पाठ के अगेंस्ट एक कानून बना दिया गया। यानी जो सन 1947 से पहले जो हुआ सो हुआ, उसमें जो मस्जिद है अब वो मस्जिद है, वहाँ पे जो मंदिर है वहाँ मंदिर है, उनमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। ये कानून बनाया गया सन 1991 में और ये कानून भी कांग्रेस की देन है। क्या वहाँ पे एक ऐसा कानून नहीं बन सकता था जिससे किसी भी समुदाय की भावनाओं को आहत ना पहुँचे? हमारे देश के सभी समुदायों के लिए एक विशेष अधिकार की व्यवस्था हो या सभी के लिए एक कोई बीच का रास्ता निकल जाता जिससे कोई नाराज नहीं होता। आपको एक बात और जान के हैरानी होगी, 2004 से लेके 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कम से कम 4 बार कोशिश की है कि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दिया जाए, उनको भी SC ST OBC में शामिल किया जाए, लेकिन हमारे माननीय कोर्ट ने बार बार उसको रिजेक्ट किया। आखिर एक समाज को एक पार्टी इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? और आज भी कांग्रेस जब हमारे देश में चुनाव लड़ रही है और अपने घोषणा पत्र में साफ साफ ये लिख के चुनाव लड़ रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो मुस्लिम वर्ग के लिए स्पेशली काम करेंगे, उनको बहुत बड़े लेवल पे आरक्षण देने की बात कही है, कुल आरक्षण 50% से ऊपर ले जाने की बात कही है। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अब जब घोषणा पत्र की बात आई गई है तो हम घोषणा पत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें फैल रही है और उसको देखते हुए मैंने खुद कांग्रेस का घोषणा पत्र डाउनलोड किया और उसको पढ़ा है। मैंने बीजेपी का घोषणा पत्र भी डाउनलोड किया है, उसको भी पढ़ा है। यहाँ पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये भी नहीं पता कि घोषणा पत्र क्या है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि घोषणा पत्र जब भी कोई पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए आती है तो वो लिखित में एक घोषणा करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारे देशवासियों के लिए हम ये काम करेंगे। अगर हम कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पढ़ें तो उन्होंने अल्पसंख्यक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और अल्पसंख्यक पे एक अलग से खंड, एक अलग से कॉलम बनाया है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही काम करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे, जैसे अभी तो उनको उनका अधिकार है ही नहीं। और ऐसी ही बहुत सारी बातें अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के बारे में उन्होंने लिखी है। और यही नहीं, यहाँ तक लिखी है कि हम ये काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध का मतलब ये होता है कि हम मजबूर हैं, हमारा एक गठबंधन है, हमारा उनसे पुराना एक वादा चला आ रहा है कि जो हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं, निभाते आ रहे हैं और वो आगे भी निभाएंगे। और वहीं पे ये लिखते हैं कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यकवाद शब्द को छुपाने के लिए इन्होंने यूज़ किया है, तानाशाही और बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब आप खुद बताइए कि इस तरह की बातें लिख के तो ये वोट मांगने जा रही हैं। यही नहीं, इन्होंने ये लिखा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो पिछली सरकार में जो भी कानून बने हैं वो हम रिस्टोर कर देंगे, यानी उनको वापस कर लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि पिछली सरकार में ऐसे कौन से कानून बने हैं जो वापस हो जाने चाहिए, यानी जो गलत बन गए हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करना चाहिए। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो अपने घोषणा पत्र में लिख के ये वोट मांगने जा रही हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम अगर सत्ता में आए तो सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए काम करेंगे, सभी के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। और विशेषकर बहुसंख्यकवाद के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। अब आप खुद सोचिए और बताइए कि बहुसंख्यकवाद कौन है इस देश में।
और इनका कॉन्फिडेंस तो देखिए कि इस तरह की बातें लिख के ये जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस मैनिफेस्टो को कोई पढ़ेगा ही नहीं, और अगर गलती से किसी ने पढ़ भी लिया तो वो इसको समझेगा नहीं, और समझ भी लिया तो भी लोग इतने पागल हैं कि फिर भी हमें सपोर्ट करेंगे। क्या यहाँ पे कांग्रेस सम्मान अधिकार की बात नहीं कर सकती थी? वो ये भी तो कर सकती थी कि हम सब के लिए सम्मान अधिकार लाएंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मैनिफेस्टो बनाया किसने है। राहुल गांधी जी की बात तो मुझे चलो समझ में आती है, लेकिन क्या कांग्रेस में कोई समझदार नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है जिसको ये समझ हो कि हम इस तरह की बातें लिख के अगर वोट मांगने जाएंगे तो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके वोट बैंक पे। हमारे देश के ही एक व्यक्ति ने इसके बारे में क्या कहा है, सुनिए। कि मान लिया और बीजेपी जितना लाल कपड़ा पहन के हिंदुओं में जा रहे हैं, कांग्रेस को उससे ज्यादा लाल कपड़ा पहन के जाना चाहिए। बीजेपी जितना गेरुआ कपड़ा पहन के हिंदू भाइयों में जा रहे हैं, कांग्रेस को चाहिए था उससे ज्यादा गेरुआ रंग के कपड़ा पहन के, उससे ज्यादा लंबा तिलक लगा के। वो लोग अगर दिन में 2 मरतबा मंदिर जाते हैं, कांग्रेस वालों को चाहिए था दिन में 5 मरतबा मंदिर में जाके हिंदू भाइयों का दिल जीतते, हिंदू के वोट लाते, तब जाके मुसलमान के वोट से उनको फायदा होता। सब वोट तुम हिंदू को दे दोगे, मुसलमान के 15% वोट लेने से ये 15 MP से तुम्हारा क्या फायदा होगा? अब पूरे पार्लियामेंट में सिर्फ 25 या 26 मुसलमान MP थे। मान लीजिए इसमें दो तीन से कांग्रेस के, 25 भी अगर कांग्रेस का हो जाए, हिंदू अगर एक MP तुम्हारा नहीं होगा, क्या फायदा होगा? तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का दिमाग पता नहीं क्या हो गया, उनको मशवरा देते, सलाह देते। राहुल गांधी जी ने खुद अपने भाषणों में कई बार कहा है हिंदुत्व देश के लिए खतरा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि अगर मोदी जी आते हैं तो सनातन की फिर से स्थापना हो जाएगी। अब आप बताइए इसका क्या मतलब है? सम्मान अधिकार तो शायद ये दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन सम्मान अधिकार की बात तो कर सकते थे और करनी भी चाहिए। किसी भी पार्टी को सिर्फ एक समुदाय विशेष की फेवर नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग सोचिए। हमारे देश के कुछ देशभक्त ऐसे भी हैं जो मोदी जी के खिलाफ वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे देश के होके हमारे देश के खिलाफ ही बहुत सारी अजीबोगरीब बातें करते हैं और मोदी जी को डिक्टेटर कह के बुलाया, यानी तानाशाही। क्या ये होती है तानाशाही? हमारे देश में 2 बार किसान आंदोलन हुए हैं, इसमें कहाँ आपको डिक्टेटरशिप लगी, कहाँ आपको इसमें तानाशाही लगी? अगर तानाशाही होती तो ये आंदोलन होते ही नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल में जो असली किसान है वो आंदोलन नहीं करते, वो आज भी मोदी जी के साथ हैं, और ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो 1-1 साल तक बॉर्डर पे पड़े रहें। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो उन किसानों के ठाट बाट देखिए, उनके लग्जरी रहन सहन देखिए। वहाँ पे उनके पास जो ट्रैक्टर हैं वो आम किसानों के पास हो ही नहीं सकते, और आम किसानों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना खेत छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के वहाँ पे पड़े रहे। ये जो किसान जो आंदोलन करते हैं ये एक राजनीति का हिस्सा है, इनको किसान नहीं कहा जा सकता। आज ये किसान आंदोलन में है, कल यही लोग जाट आंदोलन में मिलेंगे, परसों यही लोग किसी और आंदोलन में मिलेंगे, क्योंकि इनका काम है, इनका पैसा है, इनका धंधा है ये। अब मैं उन कुछ चुनिंदा देशभक्त भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है सन 1966 में क्या हुआ? आपने उस पर तो कभी कोई वीडियो नहीं बनाया, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। हमारे साधुओं के एक बहुत बड़े ग्रुप ने उस समय की तत्कालीन सरकार के सामने एक कानून बनाने की मांग रखी थी, और वो कानून था गौ हत्या के खिलाफ एक कानून। यानी हमारे देश के साधुओं को, हमारे देश के हिंदुओं को ये लगा कि गौ हत्या रोकनी चाहिए और उसके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए। जहां मुस्लिम समाज के लिए इतने कानून, इतने एक्ट बनाए गए हैं, क्या हिंदुओं के लिए एक कानून नहीं बन सकता था कि हमारी गौ माता की हत्या ना हो? लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। जब वो संसद में गए तो उन पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, हजारों साधु मारे गए, और सबसे खास बात, उस समय की मीडिया ने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, या हो सकता है उनको लिखने ना दिया हो, लेकिन ये बात देश से छुपी हुई नहीं है। अगर कोई भाई कहता है कि ये बात झूठ है तो मुझे बताएं कि कैसे झूठ है। देखिए BBC की ये रिपोर्ट, क्योंकि विदेशी मीडिया ने इसके बारे में जरूर छापा है। आज तो हमारे मीडिया पे भी इनके चर्चे मिल जाएंगे, उस बात की घटना का जिक्र मिल जाएगा। क्या ये तानाशाही नहीं है? इसको क्या कहेंगे? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? 1980 में जब
कांग्रेस की सरकार थी तो देश के 9 राज्यों की नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया और कारण सिर्फ ये दिया गया कि आपको सेंटर में बहुमत नहीं है, यानी आपकी सेंटर में गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए आपकी सरकार यहाँ से भी बर्खास्त की जाती है। ज़रा पढ़िए, सर्च कीजिए क्या इस बात में सच्चाई है और फिर मुझे बताएं क्या ये तानाशाही नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों का काम ही होता है भ्रांतियां फैलाना, अफवाहें फैलाना। वो अपनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कह लीजिए या कहीं ना कहीं कह लीजिए उनको चिकनी चुपड़ी बातें करनी आती है, इधर उधर से फेक डाटा कलेक्ट करना आता है और उनको इस तरह से जाल बना के दिखाना आता है कि ये देखो ये हुआ था, ये हुआ था। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए मोदी जी ने एक विशेष ट्रेन हमारे देश में चलाई है, उसकी लोग तारीफ नहीं करेंगे और वो ट्रेन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग लग जाएंगे उसमें कमी निकालने के लिए कि हम कैसे इसके लिए अफवाहें फैलाएं और वो वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। आपको पता है उस ट्रेन के पिछले डब्बे में एक नट ढीला है और वहाँ पे खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। क्या आपको पता है उसके ट्रेन के अगले एक डिब्बे के राइट टायर में हवा कम है जिससे वो डब्बा जंप कर रहा है। क्या आपको पता है उस ट्रेन में लाइट कभी आती है कभी जाती है। इतना बड़ा खिलवाड़ मोदी जी कैसे कर सकते हैं देश की जनता के साथ। उसमें एसी नहीं चलती, वो बंद हो जाती है और उस पर किराया इतना हैवी है कि आम जनता उस पर सफ़र नहीं कर सकती। इस तरह की तो वो वीडियो बनाएंगे। वो ये कभी नहीं दिखाएंगे कि हमारे देश में सबसे पहली एक ऐसी ट्रेन चली है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं है, हमारे देश में सबसे लंबी ट्रेन चली है। वो ऐसे नहीं कहेंगे, वो उसमें एक कमी ढूंढेंगे। आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के भाषण में कमियां ढूंढते रहते हैं, जो मोदी जी के एक गलती होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अगर एक गलती हो जाए, गलती से भी एक गलती हो जाए और हम मीडिया में बवाल मचा दें, ये देखो मोदी जी ने ये कह दिया, और चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। यानी मोदी जी अगर देश के लिए अपनी गर्दन उतार के रख देंगे ना, तो भी हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कहेगा नहीं भाई साहब ढंग से नहीं काटी, हमारे लिए नहीं काटी, ये थोड़ी सी नीचे से कटनी चाहिए थी, गलत काटी है ये। तो कोई कुछ कितना भी करके 100% संतुष्ट किसी को नहीं कर सकता। मोदी जी के किसी भाषण में, किसी डॉक्यूमेंट में कहीं मैंने नहीं सुना, और आपने सुना हो तो बता दीजिए, जिन्होंने जातिवाद पे राजनीति की हो, जिन्होंने भेदभाव किया हो कि अगर हम सत्ता में आए तो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, सिखों के लिए काम करेंगे, या फिर मुस्लिम समाज क्रिश्चियन के लिए काम करेंगे, या फलाना फलाना कोई भी समाज के लिए काम करेंगे, वो सब के लिए सम्मान अधिकार की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि जिनको कोई कमियां नहीं मिलती वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ढूंढ के ले ही आते हैं। मुझे भी डॉक्यूमेंटली नहीं पता कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, और मैं जानना भी नहीं चाहता। और मान लिया जाए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, हमारे देश के राजा पढ़े लिखे नहीं है, अगर मान लिया जाए तो भी मेरे हिसाब से तो राजा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही काम करने वाला, ऐसे ही डिसीजन लेने वाला और ऐसी ही सोच रखने वाला होना चाहिए। आज से बहुत साल पहले जब हमारे देश में चाइना का इंपोर्ट शुरू होना था, उससे पहले हमारे समाज में काफ़ी बातें चल रही थी जो मैंने फील की, मैंने सुनी थी कि जब चाइना से यहाँ पे इंपोर्ट शुरू हो जाएगा तो इतना सस्ता सामान आएगा, ये हो जाएगा इतना सस्ता। और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मोबाइल 500 रुपये में, 1000 रुपये में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जब चाइना से इंपोर्ट शुरू हुआ तो मुझे लगा कि वाकई में इतना सस्ता है। आखिर क्यों है इतना सस्ता? एक तो उनकी चीप क्वालिटी, चलो मान लिया कि चीप क्वालिटी है, लेकिन उनकी जो एवरेज क्वालिटी है वो भी हमसे सस्ती है। फिर मैंने एक दिन सोचा कि ऐसा क्या है कि वो बना सकते हैं और हम नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो हम क्यों नहीं बना सकते? क्या हमारे पास वैसी मशीनें नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर वो जो टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, वो मशीन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हमारे देश में इतना माइंड, इतना टैलेंट नहीं है? मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो हम ये चीज़ हमारे देश में ही नहीं बना सकते, या फिर हम उसको बेच नहीं सकते? मतलब क्या ऐसी कमी है जो हम ये प्रोडक्ट बना के हम विदेशों को क्यों नहीं बेच सकते? और आज मुझे बिल्कुल ये डाटा क्लियर है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई है कि कमी हमारे टैलेंट में नहीं है, कमी थी हमारे देश की लीडरशिप में। और आज हम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
और यही नहीं, मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने में दुनिया में दूसरे स्थान पे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और बहुत सारे लघु उद्योग, बड़े उद्योग देश में इतने स्टार्टअप हुए हैं, लोग अपने पाँव पे खड़े हुए हैं और करोड़ों की कंपनियां खड़ी की है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था इस दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगी, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे समाज का एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जो पीछे खींचने में लगा है, जिनको आलू प्याज सस्ते चाहिए, जिनको पेट्रोल सस्ता चाहिए। देश तरक्की करे चाहे ना करे, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाइयों, मुझे कम से कम ये समझा दो कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या आप सबको नौकरी लगा देंगे? आप भी नहीं लगा सकते। सबको संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। और टैलेंट के हिसाब से आज भी हमारे देश में नौकरियां मिल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्होंने अच्छी मेहनत की है वो अच्छी नौकरियां, अच्छे पद प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने टैलेंट के दम पे अपने आप एक अच्छे लेवल पे इनकम कर रहे हैं। ये होता है विकसित होने का फ़ायदा। अगर हमारा देश तरक्की करेगा तो ऑटोमेटिकली समाज में, हमारे देश में उन्नति के, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। लोग तो कह रहे हैं कि मुझे नौकरी लगा दो। मोदी जी के टाइम में बेरोजगारी बढ़ी है, कांग्रेस के टाइम में तो सब कलेक्टर थे, मैं खुद कलेक्टर था कांग्रेस के टाइम में, तो अब सब बेरोजगार हो गए। कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं और आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास एक अधिकार है, वो है वोट डालने का अधिकार। आप उसका सदुपयोग करेंगे तो हमारा देश विकास करेगा। और अगर उसका दुरुपयोग करेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ आपको आलू प्याज सस्ते चाहिए, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।